नमस्कार, मैं राणा यशवंत आपका स्वागत करता हूँ। मेरे साथ डॉक्टर संजय कुमार जी हैं। हम दोनों अक्सर आपके बीच आते रहते हैं और मसला बिहार का होता है, मुद्दा बिहार का ही होता है। जब से सरकार ने शपथ ली और मंत्रालय बँटे, उसके बाद से कई सवाल बड़े चर्चा में हैं और उनके पीछे की वजहों को टटोला जा रहा है। बिहार की राजनीति के और वहाँ की सियासत के जो माहिर लोग हैं, वो अपने-अपने तरीके से उसका मतलब निकाल रहे हैं और मीन मेख भी टटोल रहे हैं। तो बहुत सारा नीड़-छीड़ हो रहा है, लेकिन इसमें बाज़ी किसके पास गई है, भारी कौन पड़ा है या फिर ये संतुलन लेकर के चला जा रहा है। नीतीश कुमार की जो तबीयत का सवाल बार-बार उठता रहा है और आगे आने वाले समय में हो सकता है कि वो उतने सक्रिय और सजग तौर पर काम ना कर सकें, तो वैकल्पिक व्यवस्था के तौर कुछ मजबूत बंदोबस्त किए गए हैं क्या? इस तरह के भी सवाल चर्चा में रहते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला रहा कि नीतीश कुमार जिस विभाग को कभी भी अपने से अलग नहीं होने दे रहे थे या नहीं होने दिया 20 वर्षों में, वो पहली बार अलग हुआ गृह विभाग और गृह मंत्रालय का जिम्मा उप मुख्यमंत्री बनाए गए सम्राट चौधरी को बीजेपी ने थमाया। यानी कि नीतीश कुमार के बाद बिहार में जो दूसरा सबसे बड़ा चेहरा सरकार के भीतर है, वो सम्राट चौधरी हैं और बीजेपी की तरफ से वो सबसे बड़ा। बीजेपी ने उनका वज़न, उनका कद एक तरीके से बिहार के भीतर तय कर दिया, बीजेपी नेताओं के लिए भी और सरकार के लिए भी। यस इसको कैसे समझा जाना चाहिए? और बाकी मंत्रालय पीडब्ल्यूडी बीजेपी के पास, उद्योग मंत्रालय बीजेपी के पास, लेकिन फाइनेंस जेडीयू के पास, गृह मंत्रालय कुछ बारीक और अहम ज़िम्मेदारियाँ अभी भी नीतीश कुमार के पास। तो यह जो पास, नज़दीक, दूर इस तरीके से चीज़ें दिख रही हैं, उसमें सत्ता का बँटवारा किस तरीके से हुआ होगा या हुआ है और उसमें संतुलन क्या है? या आने वाले समय में वो किसी और तरफ टिल्ट हो सकता है। सत्ता को समझने के बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन अगर सारे मुनासिब होते हैं, तो आपको दूर तक चीज़ों को देखने में आसानी होती है। इसलिए संजय जी को मैंने जोड़ा। संजय जी पहले तो गृह मंत्री सम्राट चौधरी। अब सम्राट चौधरी को ब्रीफिंग जितनी होगी, कौन देगा, उनके पास जानकारी कैसी रहेगी, मोटे तौर पर लोग मानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर गृह मंत्री, ट्रांसफर पोस्टिंग गृह मंत्री, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारा काम होता है। ऐसा क्या-क्या है जो नीतीश कुमार ने अपने पास रखा है और गृह मंत्री के तौर पर कितने मजबूत हो गए हैं सम्राट चौधरी? देखिए, बीजेपी ने बड़ी ही जिसको कहते हैं कि चतुराई से गृह विभाग, उद्योग विभाग, पथ निर्माण विभाग अपने पास रखा है। लेकिन इसमें एक बड़ी चुनौती है कि इसमें परफॉर्म करके इनको दिखाना है। ठीक है, वो सारी हुँ, बात है कि खुफिया सुरक्षा सब इनके जिम्मे हो गया, लेकिन हमेशा लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठते रहे। और 2005 से 10 का कालखंड जो नीतीश कुमार का था, जिसमें उन्होंने स्पीडी ट्रायल के हुँ, माध्यम से त्वरित कार्रवाई शुरू की थी, उस समय फास्ट ट्रैक कोर्ट हुँ, फंक्शनल था, तो नीतीश कुमार की वाहवाही हुई थी। लेकिन वही नीतीश कुमार जब 10 से 15 के बीच में आते हैं, 15 से 20 के बीच में आते हैं, 20 से 25 के बीच में आते हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर के सवाल नीतीश कुमार पर उठने लगते हैं कि भाई ठीक है, वो जंगल राज था तो ये क्या मंगल राज है? 55,000 हत्याएं हुई थी बिहार में। इधर तो मैं देख रहा था, एक एवरेज 8 हत्या हो रही थी। तो मैं समझता हूं कि ये हुँ। फूलों का ताज नहीं दिया गया है सम्राट चौधरी को, ये कांटों का ताज है कि क्या लॉ एंड ऑर्डर देखिए है। संजय जी, एक बात तो है कि जैसे चैलेंज है, इसमें कोई दो राय नहीं कि अभी मैं अभियानंद से बात कर रहा था कि बिहार में स्ट्रक्चर के लिहाज से पुलिस को ठीक नहीं, एक भी कमिश्नरेट नहीं है। बिहार में पुलिसकर्मियों की तादाद कम है। बिहार पुलिस के पास आधुनिक गाड़ियाँ, साजो-सामान कम हैं। इसलिए कमज़ोर फ़ोर्स बिहार जैसे बड़े राज्य की सुरक्षा को लेकर के चल रही है और ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सम्राट चौधरी के पास यह मौका भी तो है अवसर के तौर पर कि अगर आपने परफ़ॉर्म कर दिया, तो फिर आपकी तूती, आपकी जय-जय और आगे आने वाले समय में नीतीश कुमार के बाद अगर कोई दूसरा व्यक्ति बिहार का मुख्यमंत्री बन सकता है, तो आप सबसे आगे होंगे। मैं आप ही के सवाल को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं।
बिल्कुल आपने सही कहा कि पुलिस पब्लिक रेशियो क्या है बिहार का, उसको जरा देख लीजिए। एक पुलिस को मल्टीटास्किंग दिया गया है बिहार में। मल्टीटास्किंग मतलब वही पुलिसकर्मी रूटीन लॉ एंड ऑर्डर देखेंगे, क्राइम को कंट्रोल करेंगे, बालू की तस्करी रुकवाएंगे, वो नेताओं को सुरक्षा प्रदान करेंगे, शराब की तस्करी रुकवाएंगे। तो मल्टीटास्किंग में पुलिस परफॉर्म नहीं कर पाती। क्या पुलिस पब्लिक रेशियो ये बढ़ाएंगे? जो देश का एवरेज है और जो बिहार का है, दोनों को देख लीजिए। मेरे भी कई मित्र हैं जो पुलिसकर्मी हैं और बड़े अधिकारी हैं, उनसे जब मेरी बात होती है तो वो इस बात को कहते हैं कि जब तक साधन संसाधन हमें मुहैया नहीं कराया जाएगा, हम बेहतर कैसे करके दिखाएंगे। हमें तो एक दिया जाएगा साधन तभी। और दूसरी चीज कि कॉम्पिटेंट पुलिस अधिकारी, जिसको कहते हैं कि प्रोफेशनली वो चीजों को समझते हो, देखते हो, लेकिन उनको मल्टीटास्किंग में न लगा के एक जिम्मेवारी दिया जाए कि कैसे बिहार में क्राइम को कंट्रोल करना है। तो सम्राट चौधरी के सामने एक बड़ी चुनौती है कि क्या ये सब कुछ को ये ठीक कर देंगे, सिस्टमेटिक तरीके से ले आएंगे और फिर पुलिस को एक ओरिएंटेशन में कि आपकी नियुक्ति जिसके लिए हुई है आप उसमें अपनी पूरी ऊर्जा लगाइए, हम उसके लिए अलग टास्क फोर्स बनाएंगे, उसके लिए अलग व्यवस्था करेंगे। लेकिन सम्राट चौधरी बतौर पॉलिटिशियन किस तरह के हैं, क्योंकि ये एक एडमिनिस्ट्रेटर की भूमिका है और सख्त एडमिनिस्ट्रेटर अगर कोई होता है, योगी जी हैं, योगी जी ने आते आते ऐसा डंडा चलवाया पुलिस के जरिए कि आप उत्तर प्रदेश में जाकर के योगी मॉडल, दो ही चीजें हैं, या तो वो बुलडोजर चलाता है या फिर आतंकवादी को इनकाउंटर मारता है। तो योगी मॉडल ने लोगों के बीच में योगी आदित्यनाथ की एक अलग इमेज गढ़ी और वो सख्त प्रशासक के तौर पर सामने आए। उत्तर प्रदेश में आज भी चुनाव करा लीजिए, वोट देने वाले 90% लोग सिर्फ इसलिए वोट देंगे क्योंकि वो एक बेहतर शांति वाली और तसल्ली वाली व्यवस्था के भीतर रह रहे हैं। कोई लफड़ा नहीं है, कोई पंगा नहीं है, कोई गुंडा नहीं, कोई मवाली नहीं, कोई चुनैती नहीं, कोई जितैती नहीं, कोई रेप नहीं। तो इस तरीके से घटनाएं होती हैं। लेकिन मैसेज जब ऊपर से जाता है तो लगता है कि नहीं यार, अब अगर ऐसा होता है तो हमारे लिए तो जान के लाले पड़ जाएंगे। और यूपी में ऐसा है, घटनाओं पर मत जाइए, लेकिन यह है कि अपराध करने वाला आदमी अंदर से हाड़ मांस तक डर जाता है कि मुझसे हुआ तो अब तो वो आगे ठोक देगा। तो यह जो भूमिका है, क्या इस तरह की भूमिका में वो आ पाएंगे? क्योंकि बिहार भी कमोबेश उसी तबीयत का राज्य है जैसा उत्तर प्रदेश रहा है। देखिए, सम्राट चौधरी ने मंत्री बनते ही एक बड़ा ऐलान किया है और उन्होंने कहा है कि भाई ये जो सारे अपराधियों को मैं एक चेतावनी देता हूं कि अब उनकी खैर नहीं। और उसकी पहली झलक आज बेगूसराय में दिखी जब एक अपराधी को इनकाउंटर किया गया। तो सम्राट चौधरी ने एक सिग्नल तो देना शुरू कर दिया कि सुशासन से भी ऊपर एक हमारा मॉडल होगा। अब उसको योगी मॉडल कह लीजिए, उत्तर प्रदेश मॉडल कह लीजिए, जो मॉडल कह लीजिए, कि हम किसी भी कीमत पर अपराधियों के साथ कोई नरमी नहीं बरतेंगे। कोई उनके साथ जितनी सख्ती से तो एग्रेसिव तरीके से निपटने की बात इन्होंने कही और बिल्कुल इसका असर होता है। अगर कोई विभाग का मुखिया, अगर आज ही तो मैं देख रहा था जो डीजीपी हैं, उन्होंने सारे अधिकारियों को कहा कि भाई आप अपना रिपोर्ट पेश कीजिए और जितने भी अधिकारी थे सब लोगों ने रिपोर्ट पेश कर दिया। तो अगर वो सम्राट चौधरी उस तेवर में आ जाएंगे तो यूपी और बिहार दोनों का तेवर तो करीब करीब मिलता ही है ना। तो सम्राट चौधरी इतने तेवरदार नेता हैं कि वो पुलिस के जरिए बिहार में कानून व्यवस्था कंट्रोल कर सकते हैं, बदमाशों अपराधियों के भीतर डर भर सकते हैं कि अगर तुमने कुछ भी ऐसा वैसा किया तो फिर तुम्हारी खैर नहीं है। जैसे आप करें कि इनकाउंटर से उन्होंने ओपनिंग कर दी। जी, हाँ बिल्कुल, वो तो मैंने कहा ना कि आज बेगूसराय की घटना उसका पहला सिग्नल है, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई पुलिस को पूरी छूट है। पुलिस जो है वो अपने तरीके से निर्णय ले सकती है, पुलिस अपने तरीके से एक्शन ले सकती है, हमारा कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होगा। नीतीश कुमार ने भी कभी यही किया था कि कोई इंटरफेरेंस हमारा नहीं होगा, पुलिस त्वरित कार्रवाई के लिए और एक्शन लेने के लिए स्वतंत्र है। और जब इस तरह की चीजें जब मिलती हैं तो स्वाभाविक है कि पुलिस का मनोबल भी बढ़ता है
और अपराधी भी किनारे लग जाते हैं। तो सम्राट चौधरी निर्णय लेने के मामले में तो सख्त दिख रहे हैं और एक तरह से उनको जिम्मेवारी दी गई है कि अगर आप परफॉर्म करके दिखाए। इसी जंगल राज पर तो ये घेरते हैं इंडिया गठबंधन को कि वो कालखंड जहां पर जितनी मैसेकर की घटनाएं हुई, 30-30 ऑर्गेनाइज्ड गैंग थे। अब तो कोई अपहरण, उस तरह का ऑर्गेनाइज्ड गैंग, उस तरह का मैसेकर की घटनाएं तो बिहार में नहीं होती है। और कई बार एग्जाम्पल के तौर पर लोगों ने बताया कि एक जब कहा गया कि भाई आप बिहार में घूमिए रात्रि के 10 बजे, 12 बजे, 1 बजे, और एक वाकया तो आपने भी सुनाया था कि जब आप एक मेले में महिलाओं से मिले और आपने कहा कि क्या इस समय आप लौट जाएंगी, तो उन्होंने कहा कि हाँ, अब लौटने में कोई दिक्कत नहीं है, क्यों नहीं मैं घर लौटूंगी, ये तो मेला है, मेले में आए हैं बच्चों के साथ घूमने और फिर हम लोग चले जाएंगे। ये हिम्मत तो आई है महिलाओं में। और अगर सम्राट चौधरी थोड़ा और परफॉर्म करके दिखा दिए तो मैं समझता हूं कि बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर का एक मिसाल बन सकता है बिहार। और ऐसे लोग जिनको एक बड़ी जिम्मेवारी दी जाती है तो ऐसे लोग परफॉर्म करके दिखाते हैं। क्योंकि देखिए, हमेशा एक चीज से मैं सहमत रहता हूं कि सिस्टम काम करता है, व्यक्ति कोई काम नहीं करता। अगर सिस्टम लेकिन ये कि सिस्टम को सिस्टम में लाना जो है व्यक्ति का आर्ट होता है, उसकी अपनी जो काबिलियत है बस इसी पर निर्भर करती है कि उसके पास जो साधन संसाधन हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने के लिए उसने एक सिस्टम तैयार किया या नहीं किया। अब मेरा एक अलग सवाल है, जब आप गृह मंत्री होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, स्पेशल ब्रांच, इंटेलिजेंस, विजिलेंस, ये सब आपके तहत होता है, ये रिपोर्ट करते रहते हैं आपको। आपको स्टेट के कोने अतरे तक की जानकारी होती है और पॉलिटिशियंस के खिलाफ भी अंदर खाने जो जानकारी हासिल करने के लिए लोग लगाए जाते हैं, वो सारा इनपुट भी आता रहता है। नीतीश कुमार क्या इससे अब बेदखल हो गए? अब ये सब कुछ इनके पास ही, सम्राट चौधरी के पास रहेगा, या नीतीश कुमार ने एक रूट अपने पास रखा है? नहीं, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन तो नीतीश कुमार के पास ही है ना। अच्छा। और विजिलेंस भी नीतीश कुमार के पास है। अच्छा। और मेरे कई आईपीएस मित्र हैं, बड़ा इस बात के लिए दुखी रहते हैं कि भाई बड़ा बुरा लगता है जब आईएएस अधिकारी हम लोगों के सीआर लिखते हैं, जो हम लोगों से बैच में जूनियर होते हैं। पुलिस मैनुअल में जो ये किया गया है उससे कहीं ना कहीं ये लोग जो हैं, ये कैडर थोड़ा सा डिस्करेज रहते हैं। तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन तो नीतीश कुमार के पास है और वो भी फाइलें होंगी वो नीतीश कुमार के पास ही जाएगी, क्योंकि वो विभाग उन्हीं के पास है, विजिलेंस उन्हीं के पास है। हाँ, स्पेशल ब्रांच, सीआईडी, गृह विभाग, ये सब सम्राट चौधरी के जिम्मे है कि आप डिक्टेट कर सकते हैं, दे सकते हैं, लेकिन बाकी तो नीतीश कुमार जिम्मे के पास है ही और नीतीश कुमार के नियंत्रण से बाहर नहीं है। इसलिए हम इसको इस रूप में नहीं देखते। ठीक है, एक सम्राट चौधरी को मौका दिया गया, फ्री हैंड दिया गया कि आप लॉ एंड ऑर्डर के लिए हर तरह का डे टू डे कांटेक्ट में। हाँ, सारे एक बात संजय बताइए, हाँ, ये एक बड़ी जिम्मेदारी है और इनके पास चैलेंज है, मौका भी है। नहीं, मैं एक लाइन देना चाहता हूं, एक लाइन और। डे टू डे जो रिपोर्ट पहले मुख्यमंत्री के पास होता था, वो पुलिस पदाधिकारी डिस्ट्रिक्ट के एसपी से लेकर के डीजीपी साहब अब वो सम्राट चौधरी को करेंगे। अब सम्राट चौधरी के प्रति वो अकाउंटेबल होंगे, उसके लिए अब उनको मुख्यमंत्री की जरूरत नहीं है। लेकिन कोई नीतिगत निर्णय लेने की बात होगी, उसके लिए फिर वो जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है वो निर्णय लेगा। एक बात सम्राट चौधरी पर आकर के यह सहमति कैसे तैयार हुई होगी? क्योंकि बीजेपी के भीतर विजय सिन्हा भी सख्त माने जाते हैं, ईमानदार माने जाते हैं, तो वो भी थे। लेकिन एक दो और लोग हैं जिनको आप जानते हैं, उनके मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, लेकिन उनको भी ये जिम्मा जा सकता था। सम्राट चौधरी पर ही सहमति बनी होगी या फिर बीजेपी ने दबाव डाला कि मेरी तरफ से यही एक आदमी है सम्राट चौधरी? देखिए, सम्राट चौधरी कुशवाहा समाज के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर मैं उनको मानता हूं कि बीजेपी जिस तरह से उनको प्रमोट कर रही है, भाजपा विधायक दल के नेता के रूप में किनको चुना गया? सम्राट चौधरी को। सम्राट चौधरी को ही डिप्टी सीएम की जिम्मेवारी दी गई। अगर एक नंबर है तो एक नंबर पर उन्हीं को रखा गया। उसके बाद गृह विभाग इसलिए उनको दिया गया कि एक सम्राट चौधरी को अगर प्रमोट, चूंकि सुशील कुमार मोदी के बाद
बिहार में कोई वैसे उस कद के नेता नहीं है जिनको बीजेपी प्रमोट करते हुए आगे बढ़े। हम लोग कई बार बात कर चुके हैं नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर के। ठीक है, वो मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन वो कितने स्वस्थ हैं वो तस्वीरें तो कई बार आती है और सार्वजनिक मंच पर आती है, तो हम लोग उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, उसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। तो पिछली बार भी जब डिप्टी सीएम इनको बनाया गया था तो एक बड़ा विभाग फाइनेंस डिपार्टमेंट इनको दिया गया था सम्राट चौधरी। अब सम्राट चौधरी को फाइनेंस की कितनी समझ है आप बेहतर समझ सकते, लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट उनको दिया गया। इस बार उनको गृह विभाग दिया गया कि भाई आपको जरूरी नहीं है कि आप उस विषय के एक्सपर्ट हैं कि नहीं है, लेकिन जब वो विभाग दिया जाएगा तो बहुत सारे लोग हैं जो आपको एडवाइस करेंगे कि सिस्टम को कैसे आप रन कराएंगे, इस विभाग को कैसे मजबूत करेंगे, एक्शन कैसे लेंगे। अब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में कोई वो एक्सपर्ट तो नहीं थे कि कैसे हम क्राइम को कंट्रोल करेंगे। वो कहा योगी सन्यासी आदमी, लेकिन जब वो आए और जब उन्होंने एक जिसको कहते हैं कि आयरन हैंडेड, जब उन्होंने यूपी को डील किया तो आज यूपी देख लीजिए लॉ एंड ऑर्डर पर कोई उंगली नहीं उठाता। इस बात की समझ तो है। सम्राट चौधरी एक करेजियस लीडर के रूप में तो है, तो मैं समझता हूं कि बीजेपी ने इनको प्रमोट किया है। किया है, उसको अपना एक नेता धीरे धीरे बड़ा करना है। सुशील मोदी के बाद से वो जो गैप है उस गैप को भरते हुए उस कद को आगे ले जाना है। लेकिन एक बात संजय जी, चलते चलते मेरा आखिरी सवाल होगा ये, जो घोषणा पत्र था, ऐसा नीतीश कुमार ने बहुत ही कायदे से बीजेपी के सिर पे लगाया है कि जितने भी कल कारखाने खोलने हैं, आपको पलायन बंद करना है, रोजगार पैदा करना है, उद्योग मंत्रालय बहुत जरूरी हिस्सा है, आप उद्योग मंत्रालय ले लीजिए। तो वो दे दिया गया दिलीप जी को। उसके बाद हुआ कि भैया सड़क, बाकी नाला, रोड ये सब होना चाहिए, वो भी आपने नितिन नवीन को दे दिया कि पीडब्ल्यूडी आप रख लीजिए। लॉ एंड ऑर्डर बड़ा मामला होता है, कहा कि ठीक है आप ही गृह मंत्री हो जाएगा। बिहार में रोजगार पैदा करने, कल कारखाने लगाने, यह सारा इंतजाम करने का जिम्मा नीतीश कुमार ने बीजेपी के हवाले कर दिया है, फाइनेंस अपने पास रख लिया है। इसमें कितना पेच? इंडस्ट्री पर हम लोग आज तो बात कर लेते हैं, लेकिन एक दिन अलग से हम लोग बात नहीं करेंगे। बस एक मिनट का रेफरेंस चाहता हूं आपसे, क्योंकि इस पर अलग से बात करना बहुत जरूरी है। इंडस्ट्री तो एक बड़ा चैलेंज है ना। 5% मात्र मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लोग हैं बिहार में। नेशनल एवरेज 17% है कि मैन्युफैक्चरिंग में 17% लोग हैं, बिहार में मात्र 5%। और अभी मैं आउट माइग्रेशन देख रहा था, 65% हाउस होल्ड के लोग माइग्रेशन में हैं। वो कहीं ना कहीं बाहर कमाते हैं और उनका जो रिमिटेंस है, जो वो पैसा भेजते हैं, उससे बिहार का परिवार चलता है। 65% पॉपुलेशन तो एक बड़ी चुनौती है, जिसमें अमित शाह ने जमुई की सभा में कहा था कि 25 चीनी मिलें हम शुरू करेंगे, हम एआई हब बनाएंगे, आईटी हब बनाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने भी जब जीत हुई थी तो संबोधन में कहा था कि अब बिहार इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़ेगा। तो एक बड़ी चुनौती है। एक मौका दिया गया था शाहनवाज हुसैन को, और शाहनवाज हुसैन थोड़ा सा अपने को साबित कर रहे थे इथेनॉल प्लांट लगा करके, लेकिन बाद में शाहनवाज हुसैन का मंत्रालय बदल दिया गया और नीतीश मिश्रा को जिम्मेवारी दी गई। नीतीश मिश्रा भी थोड़ा उस दिशा में बढ़ रहे थे। दो स्पेशल इंडस्ट्रियल जोन बिहार में बना था, और वो बड़ा ही, चूंकि वो टेक्निकल आदमी थे तो उन्होंने बड़ा टेक्निकल तरीके से इसको डेवलप करना शुरू किया गया था। तो उस विभाग को भी बदल के दिलीप जायसवाल जी को दे दिया गया। तो बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है इंडस्ट्री, चूंकि रोजगार तो वहीं से और परफॉर्म करने वाले जितने मंत्रालय हैं वो बीजेपी के हवाले कर दें नीतीश कुमार ने। और संजय जी कह रहे थे कि बिहार का 3 करोड़ 2 करोड़ 90 लाख के आसपास लोग श्रम पोर्टल पर हैं, यानी कि बाहर वो मजदूरी कर रहे हैं। 26,000 रुपये सालाना बिहार का एक मजदूर अपने घर में भेजता है साल का। आप जो संजय जी कह रहे हैं ना कि बड़ी रकम बिहार में आती है मजदूरी देह पीट करके, आपके सामने बिहार के भीतर रोजगार पैदा करने, लोगों को नौकरी देने और अपने परिवार के साथ रह करके आराम की जिंदगी जीने वाली स्थितियां पैदा करनी हैं। और इन स्थितियों को पैदा करने के लिए जितने भी जवाबदेह जिम्मेदार मंत्रालय हैं वो सब बीजेपी के हवाले नीतीश कुमार ने किया है। बीजेपी ने अपने पास ले लिया है या फिर नीतीश कुमार की अपनी मर्जी रही है, ये अलग मामला है। लेकिन अब बीजेपी के सामने चैलेंजेस ज्यादा हैं सरकार के भीतर नीतीश कुमार के मुकाबले। तो संजय जी अब हम दोनों विदा लेते हैं आपसे। नमस्कार।